प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और लेक्चर 12 इंटीग्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट में हम इंटीग्रेशन के आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एक दो और इम्पॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिन्हें समझने में थोड़ी सी अकल ज़्यादा लगानी पड़ेगी। पहले तो ये बताओ, अकल लगाने को तैयार हो? तो जो दो वीडियोस आज आप सुनेंगे उनमें अकल ज़्यादा लगानी है, चीज़ों को गहराई से सोचना है। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपकी सहायता करता हूँ। ठीक है, मज़ा आएगा। लेकिन देखो जरा, पहली बात बेटा, एक तो हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ठीक उल्टे प्रोसेस हैं। जैसे प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो उल्टे प्रोसेस हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी उल्टे प्रोसेस हैं। ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। कोई बच्चा कहे कैसे? तो पहले एक छोटी सी बात इसको क्लियर करो। मान लो एक आसान सी बात ले रहे हैं, y इक्वल्स टू लिखा है, मान लीजिए 3x² प्लस 5x, है ना, और प्लस मान लीजिए 7। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बहुत आसान लिया है मैंने जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। जब प्लस एक और लिख लो, चलो प्लस लिखा हुआ है sin x। अब मुझे कहा जाए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। पहले बताओ, कर पाओगे सभी लोग? तो क्या सॉल्यूशन होगा बताओ? यहां क्या लिखोगे? dy अपॉन dx। इसका करो, आता है तुम्हें? बताओ कितना आ जाएगा। सही कह रहे हो, पावर आगे आ जाएगी, तो 3 2 जा 6 और x की पावर रह जाएगी 1, यानी 6x रह जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 5 बचेगा। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो आंसर आ जाएगा 6x प्लस 5 प्लस cos x। आंसर कोई मुश्किल नहीं है। अब कोई बच्चा कहे सर उल्टा प्रोसेस का क्या मतलब है? आप बार बार कह देते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे सर? अगर मैं इसे वापस इंटीग्रेट करूंगा तो यही चीजें वापस आ जाएंगी, लेकिन 7 नहीं आएगा खाली। क्यों? कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो 7 की जगह मुझे कांस्टेंट लिख देंगे बस, है ना। क्योंकि गिनती कोई भी हो, अब पता नहीं कौन सी गिनती थी, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो हम गिनती की जगह कांस्टेंट लिख देंगे। तो 7 की जगह कांस्टेंट आएगा, बाकी पूरा एक्सप्रेशन x वाला बैक आ जाएगा। अब देखो जरा, इसको इंटीग्रेट करते हैं इस चीज को। तो मैंने दूसरे पार्ट में यही किया, इंटीग्रेशन 6x प्लस 5 प्लस कॉस एक्स, और क्या लगाते, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे? विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखेंगे dx। ध्यान आ गया? अब जरा इंटीग्रेशन करो, तुम्हें आता है करना, करो जरा, यहां करो। क्या आएगा? 6। x की पावर यहां कितनी है? 1। रूल बताओ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 5 ऐसे ही लिखा रहेगा, और इंटीग्रल किसका होगा? dx का, क्योंकि 5 के साथ dx है। भाई dx तो सबके साथ है ना, 5 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल किसका होगा? dx का। dx का इंटीग्रल जान रहे हो? x होता था, तो 5x। अब cos x dx का करो। cos x का इंटीग्रल क्या होता था बताओ भाई? cos x का इंटीग्रल होता था sin x, और इसमें लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है तो क्या आएगा? प्लस कांस्टेंट। अब देखो ये कितना हो गया, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस साइन x प्लस c। अब c की वैल्यू है यहाँ, कांस्टेंट की वैल्यू 7। अगर हम 7 लिख देते हैं यहाँ, तो वही रिजल्ट आ जाएगा जहाँ से तुमने
स्टार्ट किया था, चेक कर लो, सेम सेम। तो इस छोटे से प्रोसेस से आप आसानी से समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उल्टे प्रोसेस हैं। डिफरेंशिएशन किया, ये आंसर आ गया, इसे इंटीग्रेट कर दिया तो वापस यहीं वापस आ जाएंगे। तो पहली बात क्लियर हो गई सभी लोगों को, ठीक है। अब एक और बात समझो बेटे इसके अलावा वाली, है ना, तो जरा ध्यान से समझना और मुझे जवाब देना, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान देना। क्वेश्चन 2, मान लो बेटे x का फॉर्मूला है GM1M2 अपॉन R स्क्वायर, होता ही है ये, इसे कहते हैं, तुमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले बताओ पढ़ा हुआ है, ये 9th-10th में पढ़ा हुआ है तुमने बेटे, है ना। मैंने वही चीजें लिखी हैं जितना तुम्हें आता है, बहुत हाई फाई बात नहीं लिखी है। कुछ याद आया है? अब देखो बेटा, इसमें जरा मुझे ये बताओ कि मैं क्या करना चाहता हूं। यहां पर एक मास है ना, और हम यहां से यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं R1 पोजीशन से, और M2 को हम, यहां था M1, और इसको हम आगे लाना चाहते हैं R2 पोजीशन पर। नहीं समझ आ रहा है? M2 यहां रखा हुआ है और उसको हम धीरे धीरे यहां रखना चाह रहे हैं, है ना, और जानना चाह रहे हैं इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे कहेंगे सर वर्क डन निकालने में क्या, वर्क डन तो हमें पता है, इसमें क्या है। वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और तो कुछ होता नहीं। वर्क डन में क्या है, फोर्स हो गया ये GM1M2 अपॉन R स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, भाई ये डिस्प्लेसमेंट है इतना, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा R1 माइनस R2। इस तरह से हम वर्क डन निकाल लेंगे। यही तो कहेगा बच्चा जिसने 9-10 तक का बेटे फिजिक्स पढ़ी हुई है या मैथ्स पढ़ा हुआ है, उसने, उसके सोचने का क्राइटेरिया लगभग ऐसा ही होगा। लेकिन अब कोई बच्चा 11th में है, सोच का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, वो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहेगा, सर फोर्स जो है मैं कितना लगाऊं, आर की वैल्यू कौन सी है। आर माने डिस्टेंस होती है। M2 पहले तो यहां था, फिर जरा सा चला तो M2 यहां आ जाएगा, फिर M2 यहां आ जाएगा, फिर चलते हुए M2 यहां आ जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, ऐसे करोड़ों पॉइंट्स चलेगा। तो R की वैल्यू तो बदलेगी, पहले R इतना बड़ा होगा, फिर R इतना रह जाएगा, फिर R इतना रह जाएगा, फिर R इतना, फिर इतना, लगातार R माने दोनों के बीच की डिस्टेंस बदलेगी। तो फोर्स यहां कांस्टेंट तो होगा ही नहीं। R की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो फोर्स कम आएगा, R की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स क्या आएगा, कम। और दिमाग लगाओ, जैसे जैसे पॉइंट पास आता जाएगा आर की वैल्यू कम होती जाएगी तो फोर्स क्या होता जाएगा, ज्यादा। तो यहां फोर्स तो हर बार बदलेगा। आप जैसे ही पार्टिकल को यहां से चला के जरा सा भी चलाएंगे तो आर बदल जाएगा और फोर्स बदल जाएगा। अब सर यहां फोर्स की कौन सी वैल्यू लिखें, ये वाली लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये तो फोर्स लगातार चेंज हो रहा है। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं वर्क डन के लिए, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स तो खुद ही बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि आर बदल रहा है। तो अब ऐसे सवालों को कैसे करें जिनमें फोर्स लगातार बदलता जा रहा है और हमें फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फोर्स तो वेरिएबल है, बदल रहा है। अब वर्क डन कैसे निकालें, तो सिंपल तरीके से आप इन्हें सिंपल मैथ से नहीं कर सकते हो, इसके लिए एडवांस मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। उसी एडवांस मैथ्स का नाम होता है इंटीग्रेशन। क्या नाम है, इंटीग्रेशन, ठीक है।
तो थोड़ा सा आइडिया लगा इंटीग्रेशन क्या होता है। जब कोई चीज लगातार बदल रही होती है, इसे फिजिक्स में कहते हैं वेरिएबल होती है, और वहां पर हमें इस तरह से आंसर निकालने होते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट और पुराने मैथ्स के मेथड नहीं यूज किए जा सकते हैं। कुछ नई अप्रोच की जरूरत होती है। दैट अप्रोचेस आर इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन। कुछ और एग्जाम्पल से अगले एक और लेक्चर में मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।